आज हम जल्दी से वन शॉट में अल्टरनेटिव करंट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अल्टरनेटिव करंट एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता है पीरियोडिकली या फिर कंटिन्यूसली, जिसमें जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है इसलिए। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे आई नॉट पीक वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो देखो यहाँ पे हमें ग्राफ भी दे रखा है कि t/2 पे ये कम हो जाता है, फिर ऑब्वियसली t पे एक तरीके से ये वेव की तरफ फ्लो कर रहा है, ऐसा कुछ इसमें ग्राफ बना रखा है। मीन वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है ऑल्टरनेटिव करंट की? जो मीन वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिव करंट की ओवर अ हाफ साइकिल इज़ अ फाइनाइट क्वांटिटी, इसीलिए ये जो क्वांटिटी होती है विच डिफाइंड एज द मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है। आई मीन कितना होता है 1/t हाफ 0 से π/2 इंटू आई डी टी, ये होती है करंट मीन की वैल्यू। और मीन और एवरेज वैल्यू होती है अल्टरनेटिंग करंट की फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल इज इक्वल्स टू 2I0/π, जिसकी वैल्यू होती है 0.637 ऑफ आई नॉट, यानी कि मीन जो वैल्यू होती है वो करंट की वो ये वैल्यू होती है I1/t हाफ 0 से π/2 इंटू आई टी। और जो मीन या एवरेज वैल्यू होती है अल्टरनेटिव करंट फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल, जिसकी वैल्यू होती है 2I0/π विच इज कॉल्ड 0.637 आई नॉट फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए वो नेगेटिव हो जाती है विच इज़ कॉल्ड 0.637 आई नॉट, और फिर बाद में वो क्या हो जाती है कंप्लीट साइकिल के लिए वो ज़ीरो हो जाती है। इस सेम वे के अंदर जो वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का वो 0.637 वी नॉट हो जाता है। नाउ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द आई स्क्वायर ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। तो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/t 0 से t आई स्क्वायर डॉट डी टी। IRMS इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू विच इज़ कॉल्ड 0.707 आई नॉट। और इसी सेम वे में जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की वो वी नॉट बाई रूट टू होती है विच इज़ कॉल्ड 0.707 वी नॉट। नोट ये है कि जो फॉर्म फैक्टर है उसको डिफाइन किया जाता है एज अ रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC टू इट्स एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग हाफ साइकिल। हाउएवर, पीक फैक्टर इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू द RMS वैल्यू। अब हम देखते हैं रिएक्टेंस को। द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर और अ कैपेसिटर इज द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज L ओमेगा विच इज L इंटू 2πf विच इज इक्वल्स टू L इंटू 2π/t, जहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गोइंग टू प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और डायरेक्ट करंट जहाँ पे एक्सएल की वैल्यू ज़ीरो होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होती है उसके अंदर हम देखें तो एक्स जी की वैल्यू 1/ओमेगा c होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और t/c इंटू 2 ओमेगा होता है। जहाँ पे डायरेक्ट करंट में जो एक्स जी की वैल्यू है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो इसको हम ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पिडेंस क्या होता है? एसी करंट कंटेनिंग मोर देन 1/3 कॉम्पोनेंट एल सी एन आर, इसको कहते हैं एसी। जहाँ पे जेड की वैल्यू होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। जहाँ पे पावर होती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा, वी बाई रूट टू आई बाई रूट टू कॉस थीटा, वी आई अपॉन टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है रेजिस्टेंस इम्पिडेंस आर, कॉस थीटा की वैल्यू होती है आर बाई जेड विच इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट। The current and potential relation for different AC circuit. Here we'll discuss current and potential relation for different AC circuit is प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर आप देख सकते हो कैसे फेजर डायग्राम बना हुआ है। यहाँ रेजिस्टेंस है, एक AC सोर्स है, और क्या है ओमेगा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ऑल्टरनेटिंग EMF इज इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ऑल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। और अल्टरनेटिंग EMF एंड अल्टरनेटिंग करंट बोथ आर इन द सेम फेज। तो एवरेज पावर क्या होती है? इलेक्ट्रिक वोल्टेज एट V एंड I ऑफ करंट ऑफ V। पावर फैक्टर कोस थीटा की वैल्यू 1 है। प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करें तो यहाँ पे हमारे इंडक्टर लग रखा है, यहाँ E0 की वैल्यू, और इधर साइड से क्या जा रही है? करंट जा रहा है। तो यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं -π/2 आ रहा है, तो हमें करंट में -π/2 भी करना है। जहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू L ओमेगा है विच इज़ कॉल्ड L इंटू 2πf, और एवरेज पावर डिके इसका जीरो होता है। पावर फैक्टर क्या होता है? cos थीटा cos 90 की वैल्यू ज़ीरो। प्योर कैपेसिटिव सर्किट के केस में क्या होता है? यहाँ पे +π/2 होता है, क्योंकि इधर साइड हमने क्या किया है? प्लस किया है फेजर डायग्राम में। और 2c ओमेगा विच इज़ c इंटू 2πf होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू। और यहाँ पे पावर फैक्टर cos थीटा इज इक्वल्स टू 90 विच इज़ कॉल्ड ज़ीरो।
आरसी सर्किट होता है जहाँ पे आर लग रहा है रेजिस्टेंस और सी भी लग रहा है कैपेसिटेंस। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास फेजर डायग्राम फाई की इक्वल होती है। इम्पेडेंस यहाँ पे ओमेगा सी के इक्वल होगा, यानी कि ओमेगा सी के केस में होगा आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। 10 फाई की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, और करंट लीड टू द वोल्टेज बाय फाई वेयर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। नेक्स्ट एल सी सर्किट की बात करें तो वी एल माइनस वी सी ऊपर जाएगा वी एल की तरफ, हमारे पास वेट कहाँ गया, ये रहा। और z इज इक्वल्स टू एक्सएल और एक्सी के इक्वल होगा, मतलब एक्सएल माइनस एक्सी होगा, तो 10 फाई इज इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी, और करंट यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई होगा। अगर एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होगी यानी कि, तो फिर यानी कि इंडक्टेंस ऑफ यानी कि फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई टू होगा, और अगर एक्सी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फाई इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू होगा। एक्सएल और एक्सी अगर इक्वल होंगे तो वो होगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC विच इज़ कॉल्ड z इज इक्वल्स टू 0। और अगर LCR सर्किट होगा तो उस केस में हमारे पास में फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, जहाँ पे पाई बाई टू हमें दिख रहा है, माइनस पाई बाई टू फाई वी एल माइनस वी सी और वी सी। तो ई इज इक्वल्स टू नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, वी इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। पावर फैक्टर cos phi is equals to r upon z which is equals to r square plus xl minus xc का स्क्वायर। p is equals to I इंटू v cos थीटा पावर। सीरीज रेजोनेंस सर्किट को अगर हम देखें तो ये जो करंट है इज मैक्सिमम फॉर इम्पेडेंस इज मिनिमम, और वाइस वर्सा इन एसी सर्किट इज कॉमन कहते हैं रेजोनेंस, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी के इक्वल है, तो एफ की वैल्यू 1/2π√LC हो जाएगी, और रेजोनेंस में जेड की वैल्यू आर के इक्वल होती है, तो क्यू फैक्टर और शार्पनेस एट रेजोनेंस इज इक्वल्स टू 1/r√L/C, जहाँ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हमारे पास एक्सएल एक्सी के इक्वल होता है, और एज जेड की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और करंट इन द सर्किट इज मिनिमम। वॉटलेस करंट की बात करें तो करंट विच कंज्यूम नो पावर फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द सर्किट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। For an AC circuit, if the resistance is 0, its power factor will be 0. Although the current flow in the circuit, yet the answer power remains 0. Such circuit is called whatless circuit. तो ऐसा करंट जो कि कंज्यूम करता है कोई नो पावर एंड मेंटेन करता है सर्किट को, उसको वॉटलेस सर्किट कहते हैं। और ऐसी सर्किट इफ़ रेजिस्टेंस इसका ज़ीरो है तो पावर फैक्टर भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, जब चार्ज कैपेसिटर को अलाउ करते हैं डिस्चार्ज थ्रू अ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी और प्रोड्यूस्ड ऑसिलेशन आर कॉल्ड डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर 1/LC, क्यू इज इक्वल टू 0। तो एंड द चार्ज ऑसिलेशन विथ फ्रीक्वेंसीज ओमेगा अपॉन 2π 1/2π L/√LC। जो चौक कोयल होता है उसको देखें तो चौक कोयल एक डिवाइस होती है जिसके पास हाई इंडक्टेंस और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होती है, और इसको यूज़ करते हैं इसी सर्किट में फॉर पर्पज ऑफ एडजस्टिंग करंट टू एन रिक्वायर्ड वैल्यू इन सच वे दैट पावर लॉस इन अ सर्किट इज़ मिनिमाइज्ड। इट इज़ यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब को हम यूज़ करते हैं, और इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉटलेस करंट। जब हम ट्रांजिएंट करंट की बात करते हैं तो ये एक ऐसा करंट होता है जो कि बहुत ही कम स्मॉल टाइम में क्या करता है, ग्रो करता है ज़ीरो से मैक्सिमम, फिर डीके करता है फ्रॉम मैक्सिमम टू ज़ीरो, जिसको अपन कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। ग्रोथ या डीके ऑफ करंट अगर इंडक्टर की बात करें तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, जो आई नोट की वैल्यू मैक्सिमम करंट होती है, एल की वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट, आर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, और आर बाई एल की वैल्यू टाइम कांस्टेंट की इक्वल होती है, और टाइम कांस्टेंट हमारे पास 63.2 होता है ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और आई इज इक्वल्स टू आई नोट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, जहाँ टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट इन द टाइम विच करंट डीके टू 36.8% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आर सी सर्किट इज द टाइम इन विच चार्ज कैपेसिटर ग्रो 63.8 और डीके टू 36.8 एंड द मैक्सिमम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। जो टाइम कांस्टेंट होता है आरसी सर्किट का इज़ द टाइम जब चार्ज कैपेसिटर में ग्रो करता है 63.8 और डीके होता है 36.8, मैक्सिमम चार्ज ऑफ कैपेसिटर्स हैं। ये होता है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और ये हमारे पास एलआर सर्किट का था। तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कुछ अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आ रही है। एसी जनरेटर या डायनामो क्या होता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग करंट एनर्जी में, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे काम करता है।
ई इज इक्वल्स टू एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसको अपन कह सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेट, जिसको हम कह सकते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। और हमारे पास में कुछ इस तरीके से ये सर्किट होता है, वर्किंग होता है एसी डायनेमो का, जब हमें आर्मेचर की जरूरत होती है, फील्ड मैग्नेट, स्लिप रिंग और ब्रशेस। इट इज़ अ डिवाइस विच कनेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और ये वर्क करता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क इज इक्वल्स टू एन बी आई एस साइन थीटा। और जब आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है, बैक ई एम एफ इज प्रोड्यूस इन द कॉइल, तो एफिशिएंसी होती है मोटर की, वो बैक ई एम एफ पर अप्लाइड ई एम एफ होती है। ट्रांसफॉर्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट। वो स्टेप अप होता है, यानी कि कम वोल्टेज दिया तो वो हाई करंट में कर दे, और हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट। लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट कन्वर्ट इनटू हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट हियर। स्टेप डाउन, और इस ट्रांसफॉर्मर में जो सेकेंडरी करंट होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। सेकेंडरी वोल्टेज की करंट ज़्यादा होती है। सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा है तो सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी और प्राइमरी करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। स्टेप डाउन ट्रांसफर में हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट को हम लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट में ट्रांसफ़र करते हैं। जहाँ एन पी की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ ई पी की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आई पी की वैल्यू कम होगी। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू एन एस अपॉन एन पी, विच इज़ ई एस अपॉन ई पी एंड आई पी अपॉन आई एस। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में के की वैल्यू ज़्यादा होगी वन से, स्टेप डाउन में के की वैल्यू कम होगी। जो एनर्जी लॉसेस होती है ट्रांसफार्मर में, इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर स्मॉल एनर्जी लॉसेस डू अकर ड्यू टू एक्चुअल फॉलोइंग रीजन। जो फ्लक्स की जो लीकेज होती है, देयर ऑलवेज सम लीकेज ऑफ फ्लक्स, not all flux due to primary passes through secondary due to poor designing. Resistance of winding is equals to I square R. In high current low voltage winding, these are minimized by using thick wire. Eddy current, the alternating magnetic flux induce eddy current in the iron current and cause heating. इसकी वजह से क्या होता है, लेमिनेटेड कोर में कम हो जाती है हीटिंग। और हाई स्टेरेसिस क्या होता है, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो resulting expenditure of energy in the core appears as heat and is kept as the minimum by using magnetic material which has low hysteresis loss. Now magnetostriction, it is the humming noise of transformer. जो एफिशिएंसी होती है वो होती है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, और जनरली जो एफिशिएंसी होती है वो 70 to 90% होती है।